मेरा नाम अब्दुल्ला चौधरी और मैं क्लास 9 से बिलोंग करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के मेंबर से बिलोंग करते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के मेंबर से बिलोंग करते हैं। चूँकि ये दोनों मेटल्स हैं, इनके दरमियान रिएक्टिविटीज़ भी मुख्तलिफ होंगी। तो इनकी चूँकि अल्कली मेटल्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन NS1 है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 है। चूँकि हमें इससे ये भी मालूम हुआ कि NS1 से कि इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और NS2 से ये मालूम हुआ कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजी है। क्योंकि अल्कली मेटल्स वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स और अट्रैक्शन थोड़ी वीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो कैटायंस बनाते हैं। जब ये कैटायंस बनाते हैं तो ये फ़ौरन नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल NaCl। जबकि जो उनसे अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये अल्कली मेटल्स के बाद आते हैं। और हमने पढ़ा है अल्कली मेटल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो इसी वजह से न्यूक्लियस की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो उनसे उनके वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसके ऊपर ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल है। इससे ये भी मालूम होता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो लेस रिएक्टिव हैं अल्कली मेटल से, इनके हमने कंपैरिजन करना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। हमने इसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के दरमियान करना है। सोडियम जबकि सिल्वरी वाइट होते हैं और सिल्वरी वाइट होते हैं इनके साथ होते हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इनको छुरी के साथ आसानी से काटा जाता है। जबकि जो उनसे दूसरे होते हैं मैग्नीशियम के होते हैं वो होते हैं सिल्वरी वाइट होते हैं और हार्ड भी होते हैं। और ये मैग्नीशियम के जौन से सिल्वरी वाइट होते हैं और ये भी हार्ड होते हैं, इस वजह से इनको छुरी से हम काट नहीं सकते। जबकि जौन से उनके होते हैं कैल्शियम के होते हैं वो सिल्वरी ग्रे होते हैं और फेयरली हार्ड होते हैं, उनकी निस्बत फेयरली हार्ड होते हैं मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम से थोड़े कम सख्त होते हैं। फिर इसके बाद एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। इसके बाद सोडियम का एटॉमिक साइज जो से है वो है 186 पिकोमीटर। और जबकि सोडियम का जो सा आयनिक साइज है वो है हमारे पास 102 पिकोमीटर। फिर इसके बाद हमारे पास मैग्नी 160 पिकोमीटर। जबकि इसका आयनिक साइज है 70 पिकोमीटर। फिर इसके बाद हमारे जो से आते हैं कैल्शियम का, उसका एटॉमिक नंबर है 197 पिकोमीटर। और इसका जो सा आयनिक साइज है वो 100 पिकोमीटर है। डेंसिटी, सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो 0.98 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ये डेंसिटी इस काबिल है कि ये पानी के ऊपर तैर सकते हैं। जबकि मैग्नीशियम की डेंसिटी है 1.74 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमारे पास कैल्शियम की जो डेंसिटी है वो आती है 1.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मालिएबिलिटी, जैसा कि हमने देखा है जो से सोडियम जो से हैं वेरी मालिएबल होते हैं एंड ये काफ़ी डक्टाइल भी होते हैं। मालिएबल का मतलब है फैलने वाले, जबकि डक्टाइल का मतलब है डक्टाइल का मतलब है नरम।
मैग्नीशियम भी सोडियम की तरह डक्टाइल मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। जबकि कैल्शियम भी मालिएबल और डक्टाइल दोनों ही होते हैं। फिर इसके बाद जो सी इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिविटी है, कि ये कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करते हैं कि नहीं। सोडियम जौन से हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि मैग्नीशियम भी जौन से गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और कैल्शियम भी गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फिर इसके बाद हमारे पास जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है वो मेल्टिंग पॉइंट, के इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हैं। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जो सा 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हमारे पास जो सा मैग्नीशियम का है वो है 649 का, उसका है 839 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद हमारे पास जो सेवंथ प्रॉपर्टी आती है वो है बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट जो सा है वो है 881 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि हमारे पास मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1105 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद जो सा कैल्शियम का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1494। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी है 496 किलो जूल पर मोल है। जबकि उसके मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 738 किलो जूल पर मोल। और इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 1405 किलो जूल पर मोल। और इसके बाद कैल्शियम की जो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 590 है। और जो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 1145 किलो जूल पर मोल है। फिर इसके बाद जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो है फ्लेम इन एयर, कि इनको अगर हम जलाएं तो इनका फ्लेम किस कलर का होगा। जब हम सोडियम को जलाएंगे उसका फ्लेम इन एयर गोल्डन येलो होगा। जबकि जौन सा मैग्नीशियम का हमारे पास अगर हम इसको जलाएंगे तो इसका ब्रिलियंट वाइट होगा। और हमारे पास जौन सा मैग्नीशियम कैल्शियम का वो अगर हम उसको जलाएंगे तो उसका फ्लेम इन एयर ब्रिक रेड ईंट की तरह का लाल होगा।
थैंक अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हसन, आई स्टडी इन क्लास 9th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहली बात, जब भी हम केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम ये मौजूद हैं, इनका फैमिली नेम ये इसको कहते हैं हम अल्कली मेटल्स। फैमिली नेम इनका है अल्कली मेटल्स। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहले हम देखेंगे अकरेंस कहाँ पाए जाते हैं। तो दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसीलिए ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म तो हमारी इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है NS1, यानी कि वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी से जल्दी इसको लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनना चाहते हैं और अपना डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 520 किलो जाउल पर मोल, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो 520 किलो जाउल पर मोल है। तो जो इसका सेकंड लास्ट है जो है सीजियम, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 376 किलो जाउल पर मोल। अब हम देख रहे हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आते हुए कम हो रही है। इसकी वजह एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आते हुए कम होती जाती है। दे रिएक्शन इन हाइड्रोजन, दे रिएक्ट विगरसली वाटर। ये पानी के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ब्लास्ट होता है और जल्दी से जल्दी अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल 2Na सोडियम प्लस 2H2 वाटर। आफ्टर रिएक्शन ये बन गया 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। दे इमीडिएटली टर्निश, जो उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। पहला ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं और फिर ऑक्साइड बनाकर ये अल्कलाइन सॉल्यूशन, जब इनका वाटर के साथ हम केमिकल रिएक्शन करवाएं तो ये वाटर के साथ अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। ये इमीडिएटली टर्निश इन एयर। एयर के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और उसके बाद ऑक्साइड जो सी है जब इनका पानी के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये हमें बनाती हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन जैसे 4Na सोडियम प्लस O2, ये ऑक्सीजन के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया तो ये बन गया 2Na2O, यानी कि ये ऑक्साइड बन गया। जब इसका हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे 2H2O, ये आफ्टर रिएक्शन बन जाएगा 2NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे है इसका रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा हाइड्राइड्स। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने जब Na रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव चार्ज था, हाइड्रोजन गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो 2NaH, यानी कि एक आयोनिक बॉन्ड बन गया इनके दरमियान। आगे है रिएक्शन विद हैलोजन्स। हैलोजन्स बेसिकली होते क्या हैं? हैलोजन्स ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं
जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह हैं। जब ये किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो ये हैलाइड्स बनाते हैं। तो जब ये इनके साथ मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हैलोजेंस, यानी कि हम अल्कली मेटल्स में से लेते हैं Na प्लस हैलोजन में से लेते हैं Cl। ये हमारा सोडियम क्लोराइड जो हमारा नेचुरल साल्ट है वो होता है, जो हम होममेड घर में इस्तेमाल करते हैं, NaCl। उसके बाद है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, इसलिए ये डायरेक्ट कैन नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, यानी कि ये डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद लास्ट हमारा है रिएक्शन विद कार्बन। तो इनके साथ भी ये नाइट्रोजन की तरह नहीं ये रिएक्ट कर सकते, ना ही आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं और ना ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि कैन नॉट रिएक्ट विद कार्बन। मेरा नाम अबकर है और मैं क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें से हमने अल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें इस चीज़ में पता होना चाहिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल होते क्या हैं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एट्सेट्रा ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? जब भी ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे ये वाले मेटल्स तो एक अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे। अब चूँकि ये मेटल्स जो हैं ये ज़मीन से हासिल किए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। तो अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। नंबर 1 पे हमारे पास है अकरेंस। यहाँ पर हमने अल्कली मेटल्स को कहा था दे आर रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव एंड फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। इसकी निस्बत जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं दे आर फेयरली रिएक्टिव, मतलब कि रिएक्टिव तो ये भी हैं मगर ये मुनासिब तौर पर रिएक्ट करते हैं, जबकि वो जो थे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे। अब चूँकि ये रिएक्टिव हैं ये अकेले नहीं रह सकते, ये हमेशा एक कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। दे ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। इसकी अगर हम मिसाल लेते हैं तो हमारे पास कैल्शियम जो है, कैल्शियम हमारे पास एक अल्कलाइन मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जब भी ये पाया जाएगा तो ये क्लोराइड के साथ मिलके CaCl2 की हालत में पाया जाएगा। कभी भी ये कैल्शियम जो है अकेला नहीं पाया जाएगा। नंबर 2 पे हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी आती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यहाँ पर हमने अल्कली मेटल्स को कहा था कि दे आर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो हमें पता करना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है क्या चीज़। ये किसी भी मेटल की वो खूबी होती है जिसकी मदद से वो मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होने की वजह इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उस मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर हम देखें तो फॉर द बेरिलियम के लिए इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो 1757 किलो जाउल पर मोल है। यानी कि अगर हमने बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमें उसके 1 मोल को 1757 किलो जाउल की एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि अगर हम दूसरी तरफ जब हम उसके नीचे आए फॉर बेरियम के लिए ये जो हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो 965 किलो जाउल पर मोल है। 965 किलो जाउल पर मोल। इसमें भी यही है कि अगर हमें इसके 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े इसके 1 मोल में से तो हमें 965 किलो जाउल की एनर्जी देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है रिएक्शन विद वाटर, कि जब ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनका क्या होता है काम। यहाँ पर हमने कहा था दे रिएक्ट विद वाटर विगरसली, यानी कि शिद्दत के साथ, बहुत तेज़ी के साथ ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। बट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट तो कर लेते हैं मगर उस शिद्दत के साथ नहीं करते जितनी शिद्दत के साथ अल्कली मेटल्स करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लें मैग्नीशियम जो है जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो आफ्टर MgO प्लस
H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी कि इसमें जब रिएक्शन होता है पानी के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, नंबर 1 पर तो इनका एक ऑक्साइड बनता है, और जो ये ऑक्साइड होता है ये वीक बेस होता है, बेसिक होता है, कम बेसिक होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। चौथी चीज़ हमारे पास आती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस। जब भी ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये 2 स्टेप्स में होगा। नंबर 1 पे जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक ऑक्साइड बनेगा G प्लस O2, तो 2MgO। अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे Mg के 2 हैं, तो यहाँ पर भी Mg के 2 ही होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ऑक्साइड बनेगा। फिर जो इसका ऑक्साइड बना है इसको अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएं, यानी कि जो ये ऑक्साइड बना है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हम इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, H2O पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, पास वीक अल्कली बन जाएगा जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। दे गिव हाइड्राइड्स अंडर द स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर था कि जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब हमें इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना है, टेम्परेचर तो देना ही देना है, साथ में हमें प्रेशर ही बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। जब भी कैल्शियम जो है ये रिएक्ट करेगा विद H2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, CaH, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा, CaH2। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिएक्शन विद हेलोजेंस। जब भी ये हेलोजेंस यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, जब भी ये इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, दे रिएक्ट स्लोली विद हेलोजेंस टू गिव देयर हेलाइड्स। अब हेलाइड्स क्या होते हैं, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड बनाएंगे, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे हाइड्राइड बनाएंगे। इसी तरीके से जब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हेलाइड्स बनाएंगे। हेलाइड्स बेसिकली एक बाइनरी कंपाउंड होता है जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक हेलोजन होता है और दूसरा कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम जो है ये हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल लिया है, जबकि Cl2 जो है ये हमने हेलोजन लिया है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है नाइट्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, कि जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन, कि जब ये नाइट्रोजन के साथ इनको हीट किया जाए, मतलब इसको रिएक्शन करवाया जाए नाइट्रोजन के साथ, तो ये स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं। नाइट्राइड्स वही चीज़ कि जब मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये नाइट्राइड्स बनाएगा। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल है 3Mg प्लस N2। यहाँ पर 3Mg प्लस N2 goes to Mg3 N2। लास्ट पे हमारे पास आता है रिएक्शन विद कार्बन, कि जब ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। हमने यहाँ पर कहा था कि ना तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं अल्कली मेटल्स, और ना ही ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जबकि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे गिव स्टेबल कार्बाइड्स। कार्बाइड्स वही चीज़ कि जब मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बाइड बनाएगा। दे गिव स्टेबल कार्बाइड्स ऑन हीटिंग विद कार्बन, कि जब इन्हें कार्बन के साथ हीट किया जाए, मतलब जब इन्हें रिएक्शन करवाया जाए कार्बन के साथ, तो स्टेबल कार्बाइड्स देते हैं। जब कार्बन के साथ रिएक्ट होगा तो हमारे पास आफ्टर द रिएक्शन 2C, तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीबुर रहमान है। आई स्टडी इन क्लास 9। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। जैसा कि हमने प्रीवियस इनके कंपैरिजन पढ़े हैं, अब हम ये देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में या हमारी सोसाइटी में ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ सोडियम देखते हैं। सोडियम पोटेशियम अलॉय इज़ यूज एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सोडियम potassium alloy is used as coolant in nuclear reactors।
अब अलॉय क्या होता है? बेसिकली अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है एक मेटल का किसी दूसरे मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ। हमने प्रीवियस ये पढ़ा है कि अलॉय किसी मेटल का दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन कहते हैं। कूलेंट क्या होता है? कूलेंट होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता हो। जैसा कि हम अगर कहीं गाड़ी पर कहीं लॉन्ग टूर पर जा रहे हों और गाड़ी हीट हो जाए तो हम एज अ वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं, ताकि उसके रेडिएटर में डालते हैं ताकि गाड़ी की जो हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले। तो कूलेंट उस चीज़ को कहते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता हो। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेसिकली वो मशीन या वो आले हम कह सकते हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस कहाँ होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन पावर प्लांट होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चूँकि ये बहुत ही हाई इनमें रिएक्शंस हो रहे होते हैं इसलिए हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से सोडियम और पोटेशियम के अलॉय यानी इनको मेल्ट करके एक ख़ास मिकदार में मिलाया जाता है और जो वो मिक्सचर बनता है उसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। इसका सेकंड यूज़, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन लैंप्स। सोडियम की हमने जब प्रीवियस इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब भी इसका हम फ्लेम देखेंगे तो उसका कलर येलो होगा। अब हम यहाँ सोडियम वेपर लैंप्स वो किस चीज़ को कह रहा है? हम एक बहुत सिंपल हमारे मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हम स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं, यहाँ सड़क पे लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स, तो वो अक्सर येलोइश लाइट दे रही होती हैं। तो वो येलोइश लाइट सोडियम के इस्तेमाल की वजह से वो येलो लाइट दे रही होती हैं। इसका थर्ड यूज़ है, इट इज़ यूज एट reducing agent। in extraction of metals like titanium। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो नेक्स्ट को रिड्यूस करे और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो। क्योंकि अब सोडियम के हमने पढ़ा है कि वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और नेक्स्ट सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन देगा। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन होता है। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन करता है और अगले की रिडक्शन करता है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन किसे कहा जाता है? एक्सट्रैक्शन बेसिकली कहते हैं हासिल करना, या फिर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो टाइटेनियम जैसे मेटल जब माइनिंग करके निकाले जाते हैं तो वो इम्प्योर हालत में होते हैं, वो एज अ कंपाउंड होते हैं। तो जब उनकी सफाई करने के लिए इस सोडियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या उसे अलहदा करने के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये यूज़ किया जाता है। आगे हम है यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज यूज इन फ्लैश लाइट बल्ब्स एंड इन फायरवर्क्स। फ्लैश लाइट बल्ब्स एंड इन फायरवर्क्स। हमने इसके पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि जब भी ये इसे जलाया जाता है तो ये एक ब्रिलियंट वाइट इसका फ्लेम होता है। तो हम बेसिकली जो हम टॉर्चेस यूज़ करते हैं या फिर हम कोई भी ऐसे बल्ब जिसमें से वाइट लाइट निकलती है तो उसमें मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है। या फिर जब हम आतिशबाजी देखते हैं तो जहाँ भी आतिशबाजी आप देखेंगे कि जहाँ वाइट लाइट उसमें जब वो एक्सप्लोड होता है तो उसमें से वाइट लाइट निकल रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें मैग्नीशियम यूज़ किया गया है। ग्लोइंग वाइट लाइट, ब्रिलियंट वाइट लाइट, वो मैग्नीशियम की वजह से आती है। नेक्स्ट इसका यूज है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट अलॉयज। मैन्युफैक्चरिंग इन ऑफ लाइट अलॉयज। लाइट अलॉयज से क्या मतलब है? लाइट अलॉयज से मतलब है कि
जो हम अलॉय बनाना चाह रहे हैं वो ज़्यादा वज़नी ना हो, वो वज़न में हल्का हो। तो ऐसा अलॉय कि जो हम बनाना चाह रहे हैं जो वज़न में हल्का हो, तो उसके लिए हम मैग्नीशियम को यूज़ करेंगे। इसका जो नेक्स्ट यूज़ है, मैग्नीशियम रिबन इज़ यूज इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर के को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका इधर भी यूज़ होता है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम इज़ यूज एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ corrosion, used as anode हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि करोजन से जो हम करोजन को ख़त्म करने के लिए जो हमारे कुछ तरीके थे, उनमें एक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या था, किसी एक मेटल की दूसरे मेटल पर कोटिंग, ताकि उसे करोजन से या रस्टिंग से बचाया जा सके। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल को दूसरे मेटल पर कोट किया जाना था, तो एनोड उस मेटल का होता था जिसे हमने कोट करना था, और जो नेक्स्ट मेटल था जिस पर कोटिंग करनी थी, कैथोड उसका होता था। तो जब भी हम मैग्नीशियम की कोटिंग करेंगे तो मैग्नीशियम एज आ एनोड उसमें यूज़ होगा। आगे है यूज़ ऑफ कैल्शियम। इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये बेसिकली जब हम माइनिंग करते हैं तो जो वहाँ से जो ऑयल निकलता है वो काला तेल होता है, जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उस क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, जैसे बहुत सारी पेट्रोलियम हम पेट्रोल है, डीजल है, और हमारी मीथेन गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल्स हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उस क्रूड ऑयल से। अब उनमें सल्फ़र पाया जाता है। अब कैल्शियम सल्फ़र को निकालता है। सल्फ़र को निकालना क्यों ज़रूरी है? सल्फ़र को निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सल्फ़र को रिमूव ना किया जाए तो सल्फ़र जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देगा। अब जैसे ही ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड या डाइऑक्साइड बनाएगा, तो अगर बारिश हो गई तो जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक रेन होगी, जिसकी वजह से सल्फर को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिमूव करना ज़रूरी होता है, और कैल्शियम इसमें हेल्प करता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि रिड्यूसिंग एजेंट हम जानते हैं कि वो जो अगले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो कैल्शियम बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है क्रोमियम, यूरेनियम और जिरकोनियम जैसे मेटल्स को बनाने के लिए।